जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है व्हेन ऑटम केम। दोस्तों व्हेन ऑटम केम एक पोएम है जो आपकी बुक कंटेम्प्रेरी इंग्लिश का पार्ट है। दोस्तों आपकी जो बुक कंटेम्प्रेरी इंग्लिश है ये आपके बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है जो आपके लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों आज हम इस पोएम को समझते हैं और देखते हैं कि इस पोएम से किस तरह के क्वेश्चन आते एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑटम केम व्हेन ऑटम केम की समरी दीजिए। तो आप ऐसे में क्या करते हैं, राइटर के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो दोस्तों ये राइटर की इन्फॉर्मेशन है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसे समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक रफ स्केच देता हूँ कि राइटर के बारे में। तो देखो दोस्तों, राइटर जो थे 1912 में पैदा हुए इंडिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि उस टाइम इंडिया बहुत बड़ा भाग था, उसमें से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो दोस्तों उस टाइम ये उर्दू के लेखक थे, ठीक है। पैदा होने के बाद उर्दू से इन्हें बड़ा लगाव था। जैसे ये पैदा हुए तो ये पैदा हुए सियालकोट में, ठीक है दोस्तों। सियालकोट में पैदा होने के बाद ये अमृतसर में लेक्चर देते थे, ठीक है दोस्तों। अमृतसर में लेक्चर देने के बाद इन्होंने भारत की, इंडिया की एक लेबर मूवमेंट थी, एक इंडिया का आंदोलन था लेबरों को लेके, उसमें भाग लिया था। इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो दोस्तों इन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान में एक एडिटर, लेखक के रूप में अखबार में काम किया। दोस्तों वहाँ पर काम करने के बाद इन्होंने अपनी बहुत सी कलेक्शन रखी। कलेक्शन मतलब इनकी पोएम का एक इन्होंने गट्ठा बना। जैसे कि अगर हम किताब लिखते हैं तो उसके अंदर कई सारे चैप्टर होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने कलेक्शन रखी जिसके अंदर बहुत सारी पोएम थी। दोस्तों इसके अलावा व्हेन ऑटम केम जो थी इनकी एक लोटस का पार्ट था, लोटस जो इन्होंने लिखा था। और उसके अलावा इसे उन्होंने सबसे पहले एक सम्मेलन में बोला था जिसका नाम था एफ्रो एशियन सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर इन्होंने इस पोएम के बारे में बताया था। बाद में ये पोएम इतनी अच्छी लगी थी कि इसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया था। तो दोस्तों यही इनका रफ स्केच है, मतलब कि यही इनके बारे में जानकारी है। अब इसे हम पढ़ लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 1912 to 84 is known as a revolutionary Urdu lyric poet who has been widely translated into English and other languages। दोस्तों ये जो थे इसलिए जाने जाते थे क्योंकि रिवॉल्यूशनरी मतलब ऐसा लिखते थे कि रिवॉल्यूशन आ जाए, मन के अंदर बदलाव आ जाए, ठीक है। और इनकी ज़्यादातर जो पोएट थी, जो इनकी कविता थी, वो उर्दू में होती थी और उर्दू से उसे इंग्लिश में और अदर लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता था। ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट, नाउ इन पाकिस्तान। ये सियालकोट में पैदा हुए थे जो अब पाकिस्तान का भाग है। लेक्चर्ड इन अमृतसर, लेक्चर इन्होंने अमृतसर में दिए थे। टुक पार्ट इन इंडियन लेबर मूवमेंट, और इंडिया के लेबर मूवमेंट में भाग लिया था। लेकिन लेटर, बाद में जब भारत आज़ाद हो गया, वर्कड एज एन एडिटर ऑफ पाकिस्तान टाइम में एक लेखक के रूप में काम किया। हिज फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पोएम्स आर इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम्स एंटाइटल्ड नक्श फरियादी, लैमेंटेशन 1943 एंड दस्ते सबा, फिंगर्स ऑफ ब्रीज 1952। तो दोस्तों यही इनकी कलेक्शन थी। और व्हेन ऑटम केम, ये जो कलेक्शन है ये इनकी लोटस में मिली थी और इसे जर्नल ऑफ एफ्रो-अफ्रीकन राइटर एसोसिएशन में इसे बोला गया था या वहाँ पर जमा कराया गया था। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू बाय नाओमी लाज़ार्ड। तो दोस्तों इसे बाद में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था नाओमी लाज़ार्ड के द्वारा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि फैज़ अहमद फैज़ कौन थे। तो अब आपको बहुत जानकारी मेरे हिसाब से हो गई होगी। अब इसे आप अपने तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे व्हेन ऑटम केम को। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत में या फिर एशिया में, क्योंकि एशिया भारत से ही लगकर पाकिस्तान है, इधर 4 मौसम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें से ऑटम जो होता है, ऑटम जो मौसम होता है वो बड़ा एक ऐसा मौसम होता है कि जिसमें पतझड़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें पूरे पेड़ सूखे सूखे हो जाते हैं। तो ये उस मौसम की बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है जब पतझड़ आता है। तो ये बताते हैं कि पतझड़ कितना बेकार होता है, कितनी मुश्किलें लाता है। तो इस पोएम में वो बड़े बड़े आराम से, बड़े जो हम गौर नहीं करते उन पार्ट्स को बताएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए कि इसमें सिर्फ ऑटम की बात होगी। ऑटम एक सीज़न है, एक मौसम है जिसे पतझड़ कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे इस पूरे के पूरे ऑटम सीज़न को। तो दोस्तों यहाँ से आपकी जो पोएम है वो स्टार्ट हो जाती है, मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पर आपकी पोएम एंड हो जाती है। तो दोस्तों एक बार आप इसे हल्का सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर राइटर बताते हैं दिस इज़ द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज़। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से ऑटम जो एक मौसम है, पतझड़ का मौसम, पेड़ों पर आया है। मतलब पेड़ों के लिए ये मौसम कैसा अजीब अलग है। देखो हमें कोई मौसम नहीं पता चलता, हमें ये होता है कि सर्दियों में हम कपड़े डाल लेते हैं और गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी कम लगे, लेकिन हमें मौसम का इतना नहीं पता होता। लेकिन एक पेड़ के लिए मौसम कैसा है ये बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि दिस इज़ द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज़, कैसे पतझड़ का मौसम पेड़ों पर आया। तो ये बता रहे हैं कि उन पेड़ों पर क्या हुआ, इट स्ट्रिप दैम डाउन टू द स्किन। उन्होंने बताया कि इस ऑटम ने, इस पतझड़ ने उनकी स्ट्रिप मतलब उनकी खाल, जो पेड़ों की खाल होती है, जो ऊपर परत होती है, उसको डाउन कर दिया, उसे निकाल दिया है। मतलब स्ट्रिप डाउन का मतलब है जो उनके कपड़े हैं उसे निकाल दिया है। कपड़े क्या होते हैं दोस्तों, जो पेड़ों की छाल होती है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो उसे निकाल दिया है। क्योंकि पेड़ जो है हरे भरे नहीं हैं, तो सूख रहे हैं, सूखने के कारण वो काले पड़ जा रहे हैं इनकी छाल, और वो अपने आप निकल रही है। लेफ्ट देयर एबोनी बॉडीज नेक्ड, उनकी जो बॉडी है, उनका जो पेड़ों का जो शरीर है उसे नंगा कर दिया है। मतलब कि अगर पेड़ आप देखेंगे तो उसमें हरे भरे पत्ते लगे होते हैं, पेड़ हरा भरा सा लगता है, फलों से लदा हुआ लगता है। लेकिन जब पतझड़ आते हैं तो उसके एक एक पत्ते झड़ जाते हैं, उसकी स्किन जो होती है, स्किन जो होती है, जो उसकी परत होती है, जो ऊपर पेड़ की छाल होती है, वो भी निकल जाती है। तो एक पेड़ बहुत नंगा और बेकार दिखाई देता है। इट शुक आउट देयर हर्ट्स द येलो लीव्स। दोस्तों पेड़ पे से पत्ते जो होते हैं, इट शुक आउट मतलब गिर जाना, ठीक है। शुक आउट देयर हर्ट, उनकी आत्मा। जैसे हमारे एक पर्सनैलिटी, हमारे कपड़े होते हैं, उसी तरीके से एक पेड़ की जो पर्सनैलिटी है या उसका जो आत्मा है वो उसके पत्ते हैं। तो वो पहले पत्ते हरे से येलो होते हैं, येलो मतलब पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ें नहीं पहुंच रही होती जो एक पेड़ में पहुंचनी चाहिए, ना उन्हें पानी मिल रहा होता है, वो मौसम इतना बेकार होता है। तो वो उसके येलो पत्तों को गिरा देता है, शुक आउट कर देता है। स्कैटर्ड दैम ओवर द ग्राउंड, और वो पत्ते नीचे ग्राउंड पर स्कैटर बिखरे होते हैं। एनीवन कुड ट्रैम्पल दैम आउट ऑफ शेप, कोई भी उनके ऊपर ट्रैम्पल मतलब उसे कुचल कर चला जाता है और उनकी शेप बिगाड़ देता है। अनडिस्टर्ब्ड बाय अ सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट वाज हेard, और इतना कुछ होने के बाद ये एक भी आवाज़ नहीं करते। तो देखो दोस्तों, अब मैं इसको बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पढ़ा था एक एक शब्द जैसे के तैसे हिंदी में बदलने से। तो देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पे समझते हैं मेन बात। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि एक ऑटम, एक मौसम पेड़ों के लिए कैसे आता है। तो बताता है कि ये मौसम पेड़ों पर ऐसे आता है कि उनकी स्किन उन्हें नंगा कर देता है, उनकी स्किन निकाल देता है, उनकी जो छाल होती है उसे निकाल देता है, उनकी बॉडी को नंगा कर देता है। उनका जो हर्ट है, जो उनके पीले पत्ते हैं, उन्हें नीचे गिरा देता है। उन पत्तों को लोग कुचल कर जा रहे हैं, उनकी शेप बिगाड़ कर जा रहे हैं, जो ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। पर वो पेड़ इतना कुछ होने के बाद भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। प्रोटेस्ट मतलब कोई दंगा नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। तो यहाँ पर राइटर ने एक पेड़ की तरह सोचा है और ये बताया है कि एक पेड़ की ऑटम में, एक पतझड़ के सीज़न में क्या हालत होती है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे कि यहाँ पर राइटर क्या बताना चाहते हैं। तो राइटर आपको क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया या क्या दिक्कत हुई है तो इसे आप कमेंट में एज अ फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अब हम समझते हैं सेकेंड पैरा को। दोस्तों अब हम सेकेंड पैरा को समझते हैं, ये वाले को, जहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्ड्स दैट हेराल्ड ड्रीम्स बिकेम स्ट्रेंजर्स टू देयर वॉइस। देखो दोस्तों, हेराल्ड ड्रीम्स क्या होता है। हेराल्ड ड्रीम्स वो सपने होते हैं दोस्तों जो पक्षी गाते हैं तो वो हमें अच्छे लगते हैं। पक्षी कभी दूसरों के सपने गाते हैं, मतलब कि पक्षी अगर आपको चहचहाएगी तो वो आवाज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बताइए, बर्ड्स दैट हेराल्ड ड्रीम्स बिकेम स्ट्रेंजर टू देयर वॉइस, जो पक्षी दुनिया को सपने दिखाते हैं, जो उनको एक दुनिया को खुश करते हैं, आज उनको खुद की आवाज़ स्ट्रेंज लग रही है, अजीब लग रही है। वैन देयर सॉन्ग वाज थ्रॉटल्ड, जब उनके गाने का गला दबा दिया गया है। दे ड्रॉप्ड इनटू द डस्ट, उन्हें मिट्टी पर या फिर उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया गया है बिना किसी शिकारी के। हंटर स्ट्रंग हिज बो, किसी शिकारी ने उन्हें अपनी तीर से, कमान से नहीं मारा।
तो देखो दोस्तों, अब मैं से एक, ये तो हो गए एक वर्ड की बात कि मैंने एग्जैक्ट हिंदी बताने की कोशिश करी। अब बताता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया था ट्री के बारे में कि एक पतझड़ का मौसम है वो पेड़ों पर किस तरीके से बुराई या फिर कितना जुल्म ढाता है कि उसके पत्तियाँ गिरा देता है, उसके जीवन को ख़राब कर देता है, पेड़ जो उसको पूरा नेक्ड कर देता है, नंगा कर देता है। तो वैसे ही पक्षियों के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि जो पक्षी हेराल्ड ड्रीम्स, जिसके सपने देख के मतलब कि एक मन खुश हो जाता है, जो वो चहचहाता है, और उसकी आज खुद की वॉइस, क्योंकि देखो जब पत्ते झड़ जाएंगे तो पक्षियों को घर नहीं मिलेगा। पक्षी पेड़ों पर ही अपना घर बनाते हैं, तो उनको जब घर नहीं मिलेगा तो वो चहचहाएंगे नहीं, जिससे उनकी वॉइस जो है स्ट्रेंजर, अजीब बन जाएगी। और वैन देयर सॉन्ग वॉज थ्रोटल्ड, अब वो अपना नहीं गीत गाते, अब वो खुशी में चहचहाते नहीं हैं। दे ड्रॉप्ड इनटू डस्ट, उन्हें एक तरह से मार दिया गया है। किसके बिगर? बिना किसी शिकारी के। अगर शिकारी कभी भी शांति से क्या करता है, निशाना बनाता है और अचानक से किसी भी पक्षी को मारता है और पक्षी नीचे डस्ट पर मतलब ज़मीन पर गिर जाता है। डस्ट मतलब यहाँ पर ज़मीन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि पेड़ के सारे पत्ते गिर जाने के बाद ना वो पक्षी चहचहा रहा है ना वो कुछ कर रहा है, वो तो मर गया है एक तरीके से इस मौसम में बिना किसी शिकारी के। तो दोस्तों ये बात वो बताना चाह रहे हैं कि भाई जो पक्षी दूसरों के लिए खुशी का गीत गाते थे, आज वो अपनी गीत या अपनी आवाज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और उससे उनके गले को थ्रॉट दबा दिया गया है। और इस गले के दबाने की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो मर गए हैं। और ऐसा मरने की वजह क्या है? ना उसे किसी शिकारी ने मारा है, ये सिर्फ किसने मारा है? ऑटम ने। ठीक है दोस्तों, तो मतलब एक पतझड़ के मौसम ने कहीं ना कहीं पक्षियों को भी निराश कर दिया जो उस पेड़ों पर रहते हैं। अब हम दोस्तों थर्ड पैरा को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, थर्ड पैरा में कह रहे हैं, ओ गॉड ऑफ मे हैव मर्सी, ब्लेस दिस withered bodies with the passion of your resurrection, make their dead winds flow with blood, give some tree the gift of gree again, let one bird sing। देखो दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है गॉड ऑफ मे। दोस्तों आपको पता है कि मे में पूरे तरीके से पतझड़ जो है बिल्कुल पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, तो वो एक तरीके से भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो राइटर है वो कहता है कि मर्सी, इन पे दया करो। ब्लेस दिस विदर्ड बॉडी, विदर्ड बॉडी मतलब होता है दोस्तों इन मुरझाई हुई लाशों को या इन मुरझाई हुई शरीरों को, इन मुरझाई हुई शरीरों को अपनी ब्लेस करो, दुआ दो। विद द पैशन ऑफ यू रिसरेक्शन, ये दोबारा वैसे ही हो जाए, दोबारा इनमें जान आ जाए। रिसरेक्शन मतलब दोबारा जान आना। मेक देयर डेड वेन्स फ्लो विद द ब्लड, इनकी जो मृत नसें हैं उनमें दोबारा खून बहाओ, मतलब कि दोबारा इनको संचालित करो। गिव सम ट्री द गिफ्ट ऑफ ग्री अगेन, लेट वन बर्ड सिंग, इन ट्रीज़ को, इन पेड़ों को दोबारा ज़िंदा करो, दोबारा हरा करो और यहाँ पर दोबारा चिड़िया को चहचहाने दो। तो यहाँ पर दोस्तों यही है कि राइटर ने दया मांगी है। उन्होंने कहा कि इतनी बुरी हालत होने के बाद आप प्लीज़ इनके अंदर जान दीजिए, आप दोबारा पेड़ों को हरा भरा कीजिए, ताकि ये जो पेड़ हैं जो पत्ते मुरझा कर गिर रहे हैं ये दोबारा से हरे भरे हो जाए और जो पक्षी नहीं चहचहा रहे वो दोबारा से चहचहाए और पृथ्वी एक बार फिर से हरी भरी हो जाए। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी पोएम। देखने में बहुत आसान है लेकिन दोस्तों इसमें से बड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से एक बार शुरू से पोएम को समझ लेते हैं। तो राइटर ने सबसे पहले बात कही है ट्रीज़ के ऊपर कि भाई पेड़ों के लिए ऑटम कैसे आता है, जो ये पतझड़ का मौसम है कैसे आता है। इट स्ट्रिप दैम डाउन टू द स्किन, लेफ्ट देयर बॉनी बॉडीज नेक्ड, उनके कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को, जो उनके शरीर है उसको नंगा कर देता है, उनके पत्तों को हरा भरा गिरा देता है, उनके पत्ते ज़मीन पर कुचल दे जाते हैं, पर वो एक पल भी इसका प्रोटेस्ट नहीं करते, इसका विरोध नहीं करते। जो पक्षी दूसरों के लिए चाहते हैं आज उनकी आवाज़ का दम घुट गया है, वो बिना किसी शिकारी के मर गए हैं, क्योंकि उनके जो घोंसले हैं या फिर जो उनका बसेरा है, पर्च है, जो उनके रहने की जगह है, वो बिल्कुल नष्ट हो गई है। ओ गॉड ऑफ मे, इसके बाद वो कहते हैं कि हे भगवान इन पे दया करो, इनकी दोबारा ज़िंदगी तैयार करो, दोबारा से पेड़ों को हरा भरा बनाओ और इन चिड़ियाओं को दोबारा से या फिर इन पक्षियों को दोबारा से चहकने दो। तो दोस्तों यही है आपकी पूरी पोएम। अब दोस्तों पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन, कई बार आपके जो पैसेज में से कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं तो मैंने हर एक पैसेज से आज तक के आए हुए क्वेश्चन आंसर्स को लिख कर रखा हुआ है, जिससे कि आप इसे समझ जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे आंसर करना है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पोएम समझ में आई कि नहीं, और नहीं आई या फिर क्या दिक्कत लगी तो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा। दोस्तों ये आपका पहला पैसेज है जिसमें आज तक ये क्वेश्चन आए हैं।
देख लीजिए दोस्तों, इसे आपको मैंने समझाया था पहले ही फर्स्ट पार्ट में, तो इसे आप समझ गए होंगे। तो अब देखो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन व्हाट मैनर डिड ऑटम कम टू द ट्रीज, डिड नॉट कम जेंटली और वायलेंटली। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो ऑटम है, जो पतझड़ है, वो पेड़ों पर किस तरीके से आया है, किस मैनर से आया है। डिड नॉट कम जेंटली और वायलेंटली, क्या वो प्यार से आया है या बड़े गुस्से में आया है। तो यहाँ पर बताएंगे ऑटम केम टू द ट्रीज, ऑटम जो आया है, जो ऑटम मौसम आया है, वो वायलेंटली आया है। वायलेंटली मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से आया है। कॉजिंग डेथ एंड डैमेज, उसने क्या किया है, तो उसने नष्ट और मौतें की है। उसने पत्तों की मौत की है, उसने पेड़ों की छालों की मौत की है, उसके बाद उन्होंने पक्षियों को मार दिया है कहीं ना कहीं। तो ये बातें बताई गई हैं दोस्तों कि भाई जो ये ऑटम था, ये पेड़ों के लिए अच्छे से नहीं आया है, ये सिर्फ वायलेंटली आया है, गुस्से में आया है, इसने डेथ की है और डैमेज किया है। हाउ डिड इट पनिश द ट्रीज, इज़ इट जस्टिफिएबल। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि इस ऑटम ने किस तरीके से ट्रीज़ को पनिश किया है, क्या सज़ा दिया है। इज़ इट जस्टिफिएबल, क्या ये सही था। इट पनिश द ट्रीज़ बाय लीविंग देम नेक्ड एंड लीफलेस, यहाँ पर बताया है कि उस पेड़ों को छोड़ दिया है नेक्ड, नंगा, और लीफलेस, बिना किसी पत्तों के। इट इज़ जस्टिफिएबल इन द सेंस दैट इट पेव्स द वे फॉर कमिंग ऑफ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। बट ये न्याय है, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब ये पुराने पत्ते जाएंगे तो फिर एक नया मौसम आएगा और ये दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे, न्यू लीव्स, नए पत्ते इन पर आ जाएंगे स्प्रिंग मौसम में, दूसरे मौसम में। तो यहाँ पर ये सही है इन पत्तों का गिरना, क्योंकि पुराने पत्ते गिरेंगे तो नए पत्ते आएंगे, तो दोबारा से वो पेड़ हरे भरे हो जाएंगे। व्हाट डू द येलो लीव्स सिम्बोलाइज। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि येलो लीव, कि पीले पत्ते गिर जाते ज़मीन पर। आपने ऊपर देखा होगा येलो लीव्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट शुक आउट देयर हर्ड्स द येलो लीव्स। तो येलो लीव्स क्यों बोला गया, तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट डू द येलो लीव सिम्बोलाइज, येलो लीव क्या बताना चाहते हैं। तो येलो लीव सिम्बोलाइज द हेल्पलेस कॉमन पीपल हु बिकम विक्टिम ऑफ अ टायरेंट इन्वेडर। तो दोस्तों याद रखना कि पीला जो है, जो येलो है, वो कहीं ना कहीं कमजोरी की निशानी होता है। देखना, अगर आप आदमी भी मर जाता है तो पीला पड़ जाता है। तो येलो को कभी भी गलत चीज़ से देखा जाता है, एक कमजोरी से देखा जाता है। तो येलो लीव मतलब पीले पत्ते जो हैं, यहाँ पे सिम्बोलाइज, पहचान बता रहे हैं हेल्पलेस कॉमन पीपल, एक वो लोग जो अपनी मदद नहीं कर सकते, हु बिकम विक्टिम्स ऑफ टायरेंट इन्वेडर, जो दूसरों, जो निर्दयी या फिर हम कह लें बहुत ही क्रूर इन्वेडर, हमलावर होते हैं, वो हम पे, जैसे मान के चलो अगर कोई बहुत भारी व्यक्ति या कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर को दबाता है तो वो कुछ नहीं कर सकते कमज़ोर व्यक्ति, क्योंकि वो कमज़ोर हैं। इसी तरीके से पेड़, ट्रीज़ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो मौसम की मार को झेलना पड़ रहा है, उन्हें गिरना पड़ रहा है पत्तों को। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ऑटम है, जो पतझड़ है, वो बहुत ही टायरेंट है। टायरेंट मतलब दोस्तों निर्दयी है, ठीक है दोस्तों। वो उनके ऊपर हमला कर रहा है, उन्हें ये हमला सहना पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पेड़ के ये पत्ते जो हैं, येलो लीव, ये बता रहे हैं, ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि ये पेड़ जो हैं ये कहीं ना कहीं हेल्पलेस हैं, अपनी मदद नहीं कर सकते, ये कमज़ोर हैं। तो दोस्तों ये बता रहा है। तो दोस्तों समझ गए आप ये सारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं हु क्रश्ड देयर टू पीसीज। यहाँ पर बता रहा है कि कौन है जो उन पत्तों को क्रश करके जा रहा है, दबा के कुचल कर जा रहा है। जो ऊपर में बताया भी गया था कि ट्रैम्पल देम आउट, कौन उन्हें ट्रैम्पल कर रहा है। तो कहीं पर क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं हु ट्रैम्पल देयर टू पीसीज, कौन उन्हें कुचल कर जा रहा है। तो चिल्ड्रन एंड पासर्स बाय क्रश द येलो लीव्स अंडर देयर फीट। तो जो वो पीले पत्ते ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर चलने वाले पासर्स, निकलने वाले, गुजरने वाले लोग, और चिल्ड्रन, बच्चे, उसे अपने पैरों के नीचे दबा रहे हैं। डिड नॉट लीव्स प्रोटेस्ट व्हेन दे वर ट्रैम्पल्ड ऑन। जब पत्तों को, यहाँ पे लीफ आएगा दोस्तों, लीव्स प्रोटेस्ट व्हेन दे वर ट्रैम्पल्ड ऑन, जब उन पत्तों को कुचला जा रहा है तो क्या वो प्रोटेस्ट, क्या वो विरोध कर रहे हैं। ड्राइड अप लीव्स डिड मेक अ माइल्ड प्रोटेस्ट व्हेन समबडी वॉक्ड ऑन देम, दे गिव आउट सॉफ्ट राउंड ऑफ पेन। तो दोस्तों कुछ नहीं कर रहे, बड़ा मिल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिल्ड मतलब बहुत हल्का सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उन्हें दबा के जा रहे हैं, और वो सॉफ्ट राउंड ऑफ पेन, वो उन
दर्द को सह रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो जो भी उनको दबा के जा रहा है वो दब रहे हैं, तो उसमें प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये 5 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको यही आंसर करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंप्रिहेंशन हमारी दूसरी है, दूसरा पैरा है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं जब हम देख लेते हैं। दोस्तों आपको ये भी समझा देता हूँ, बर्ड्स दैट हेराल्ड ड्रीम्स बिकेम स्ट्रेंजर टू देयर वॉइस व्हेन देयर सॉन्ग वाज थ्रॉटल्ड दे ड्रॉप्ड इनटू द डस्ट एवन बिफोर द हंटर स्ट्रंग हिज बो। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बर्ड्स एंड ट्रीज। तो दोस्तों एक पेड़ और पक्षियों में क्या संबंध है ये पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि द बर्ड्स पर्च ऑन द ट्रीज, जो पक्षी हैं वो घर बनाते हैं ट्रीज पर, पर्च बनाते हैं, बसेरा बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। सिंग देयर, वहाँ पे गाते हैं। नेस्ट ऑन देम, वहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं। ट्रीज गिव देम शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, तो जो एक पेड़ है वो कहीं ना कहीं बर्ड्स को, पक्षियों को शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है और सुरक्षा देता है। तो दोस्तों समझ में आ गया क्या रिलेशनशिप है बर्ड और ट्रीज़ का। तो बर्ड्स को ट्रीज़ रिलेशनशिप ये है कि वो उसे शेल्टर, जगह देता है और सुरक्षा देता है। What sort of dreams do they announce to the trees? तो बर्ड विश टू द ट्रीज द मैसेज ऑफ कमिंग स्प्रिंग। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि वट सॉर्ट ऑफ ड्रीम, किस तरीके के सपने अनाउंस टू द ट्रीज, सपने ट्रीज़ को बताए जाते हैं। तो वो बर्ड्स विश द ट्रीज। दोस्तों ये आज आपका जो विश लिखा हुआ है ये नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। वट सॉर्ट ऑफ ड्रीम्स डू दे अनाउंस टू द ट्रीज। यहाँ पे पूछा गया कि किस तरह के सपने जो ट्रीज़ अनाउंस करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विश्व लिखा हुआ है, विश्व, बर्ड्स विस्पर होगा दोस्तों, WHISHPER। विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना या फिर गुनगुनाना, कानों में बात करना। तो जो पक्षी हैं वो गुदगुदाते हैं पेड़ों पर मैसेज ऑफ कमिंग स्प्रिंग, कि वह जल्दी से स्प्रिंग आए, वो बारिश का मौसम आए, दोबारा से पेड़ हरे भरे हों। एक्सप्लेन बिकेम स्ट्रेंजर टू देयर। दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है बर्ड्स और ट्रीज़ में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरह के सपने जो है ट्रीज़ को अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बर्ड्स और ट्रीज़, जो पेड़ और पक्षी हैं, वो आपस में विश पर गुनगुनाते हैं कि भाई किसी भी तरीके से कमिंग स्प्रिंग, जल्दी से स्प्रिंग आए। कहीं ना कहीं वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई स्प्रिंग आए वरना हम तो मर जाएंगे। एक्सप्लेन बिकेम स्ट्रेंजर टू देयर वॉइस। इसका मतलब क्या हुआ इसे बताओ। बिकेम स्ट्रेंजर्स टू देयर वॉइस, कि अपनी आवाज़ से कोई स्ट्रेंज, अजनबी कैसे हो गया, मैं अपनी आवाज़ से अजनबी कैसे हो सकता हूँ। तो बर्ड्स फॉरगॉट टू सिंग इन कोल्ड ऑटम, दे कुड नॉट सिंग प्रॉपरली एंड इन देयर नेचुरल वॉइस। तो दोस्तों ये बताया गया है कि जो ये ऑटम आया है, जो सर्द ऑटम आया है, दे कुड नॉट सिंग प्रॉपरली। दोस्तों अगर मैं किसी भी रोते हुए बंदे को बोलूँ कि खुल कर हंसो, तो क्या वो हंस सकता है? नेवर, कभी नहीं। तो वही बात बताया गया है कि एक पक्षी जो कहीं ना कहीं पेड़ों पर, उसका घर नहीं है, उसके बाद में सर्द मौसम है, मौसम अच्छा नहीं है, ऐसे में वो सिंग प्रॉपरली, जैसे उसे खुश्क हो के नाचना चाहिए या गाना चाहिए, नो इन देयर नेचुरल वॉइस, वो अपने नेचुरल वॉइस में नहीं गा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिकेम स्ट्रेंजर टू देयर वॉइस, कि उन्हें स्ट्रेंजर हो गए, वो अपनी भाषा नहीं गा पा रहे हैं जो उन्हें गाना चाहिए। हु थ्रॉटल द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स हाउ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने गला घोट दिया इन पक्षियों का जो ये गा नहीं पा रहे, और कैसे। तो ऑटम सीजन मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द बर्ड्स टू सिंग। तो दोस्तों याद रखना कि ऑटम सीज़न ने, जो ऑटम का मौसम है, ये जो पतझड़ का मौसम है, इसने डिफ़िकल्ट कर दिया, मुश्किल कर दिया पक्षियों के लिए चहचहाने में। दिस इज़ अ सीज़न प्रिसीडिंग विंटर इन नॉर्थ यूरोप। Trees shed their leaves and the cold wind start blowing. The birds stop singing to the bare trees. तो यहाँ पर बताया गया है कि विंटर, दिस इज़ अ सीज़न प्रिसीडिंग विंटर इन नॉर्थ यूरोप, कि ये विंटर, ये जो ऑटम है ये विंटर के बाद आता है, विंटर इससे पहले आता है। प्रिसीडिंग मतलब पहले, तो नॉर्थ यूरोप में ये पहले आता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स, तो जब ऑटम आता है तो उससे पहले जो पेड़ हैं अपने पत्ते सारे गिरा देते हैं। कोल्ड वाइंड स्टार्टिंग ब्लोइंग, सर्द हवा बहने लगती है। द बर्ड स्टॉप सिंगिंग टू द बेयर ट्रीज, और जो पक्षी है वो नंगे पेड़ों पर, खाली पेड़ों पर चहचहाने लगते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जब सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, फल होते नहीं हैं, पेड़ की हालत ख़राब हो जाती है, ठंडी हवा बहती है, तो ऐसे में उन पक्षियों का गला घोट दिया गया है। डू बर्ड्स डाई इन ऑटम व्हेन दे कैन नॉट सिंग? Birds don't fall dead simply because they cannot sing merrily. They lose the shelter and protection provided by the trees and easily struck by cold winter. दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है क्या ऑटम जो ऊपर में बोला गया है कि डू बर्ड्स डाई, क्या वो पक्षी मर गए हैं? दे कैन नॉट सिंग, जब वो नहीं गा पाते, तो बर्ड्स डोंट फॉल डेड, देखो दोस्तों वो नहीं मरे हैं सिंपली क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट सिंग मैरिली, वो खुशी से नहीं गा रहे। दे लूज़ द शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, वो अपना शेल्टर खो चुके हैं, प्रोटेक्शन खो चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें ईजिली स्ट्रक बाय कोल्ड विंटर, उन्हें ना तो हवा से बचाया जा सकता ना किसी चीज़ से, तो वो जल्दी ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। दोस्तों इसको आप समझ गए कि नहीं? इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत नोटिस किया जाता है इंग्लिश में कि आप जो यहाँ पे पहला वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो ये फुल स्टॉप है तो इसके बाद भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद में जो बड़े नाम हो गए उनको आप कैपिटल में लिखना, क्योंकि ये चीज़ बड़ी नोटिस की जाती है। तो प्लीज़ मैंने वीडियो में नहीं किया, तो आप इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आप समझ गए, तो देखो ये आपको पूरा क्लियर है पैरा। यहाँ पे पूछा गया बर्ड और ट्रीज़ का रिलेशनशिप, किस तरह के सपने ट्रीज़ बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो विस्पर आपस में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? बिकेम स्ट्रेंजर टू देयर वॉइस, उनको अपनी आवाज़ क्यों नहीं पहचान में आ रही? क्योंकि वो खुशी से गा नहीं रहे, दोबारा अपनी प्राकृतिक आवाज़ में नहीं गा रहे। हु थ्रोटल द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, किसने गला घोटा है? तो ऑटम ने घोटा है, पतझड़ ने घोटा है। क्यों? क्योंकि भाई पत्ते गिर चुके हैं और ठंडी हवा बह रही है, तो उससे उनके गला कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से मार दिया गया है। क्या पक्षी असली में मर गए हैं? तो नहीं, लेकिन वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना उनके पास प्रोटेक्शन है, ना उनकी सुरक्षा है, और ना उनके पास रहने के लिए जगह है, और ठंडी हवाएं बह रही हैं, तो ऐसे में उनकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब हम सबसे लास्ट पैरा समझ रहे हैं। ओ गॉड ऑफ मे हैव मर्सी, ब्लेस दिस वेदर्ड बॉडीज विद द पैशन ऑफ योर रिसरेक्शन, मेक देयर डेड वेन्स फ्लो विद ब्लड, गिव सम ट्री द गिफ्ट ऑफ ग्रीन अगेन। हु इज़ गॉड ऑफ मे? स्प्रिंग सीजन इज़ गॉड ऑफ मे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वो सीज़न आएगा जब बारिश होगी, तो वही गॉड ऑफ मे है। वो उसी से मांग रहे कि गॉड ऑफ मे, हे भगवान इनके लिए जल्दी से वो सीज़न लाओ। ठीक है, तो वो सीज़न इनके लिए भगवान है। वट सॉर्ट ऑफ मर्सी डज द पोएट बैग ऑफ गॉड ऑफ मे? तो किस तरह की दया, किस तरह की दुआ वो मांग रहा है राइटर भगवान से। द पोएट अपील्स टू स्प्रिंग गॉड टू रीस्टोर द ट्रीज टू देयर ग्रीन ग्लोरी अगेन। तो राइटर यहाँ पे एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि गॉड से, भगवान से, रीस्टोर, दोबारा से इन पेड़ों पर हरा भरा ला दो, हरी भरी चीज़ हो जाएगी, तो दोबारा ये पेड़ जिंदा हो जाएंगे, दोबारा ये पक्षी चहचहाने लगेंगे। तो वो यही कह रहे हैं। व्हाट इज़ एम्प्लाइड बाय रिजरेक्शन? ये रिजरेक्शन का मतलब क्या है? क्या समझते हैं हम रिजरेक्शन से? इम्प्लाइड, इसके वर्ड में क्या मतलब है? रिजरेक्शन मीन्स रिवाइवल टू लाइफ, द एक्ट ऑफ राइजिंग अगेन, दोबारा से ज़िंदगी का पनपना, दोबारा ज़िंदगी वैसी हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रिसरेक्शन जरूर होना चाहिए फ्रॉम द डेड, जो मर चुके हैं। द अल्यूजन इज़ टू राइजिंग ऑफ क्राइस्ट आफ्टर द डेथ एंड बरियल। तो दोस्तों ये बताया गया कि जिस तरीके से क्रिस्ट, मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट थे, वो मर गए थे, दफन हो गए थे, और दोबारा वो एक जन्म हुए थे जिस तरीके से, तो वही बताएगा द ट्रीज ऑल्सो गेट बैक देयर न्यू लाइफ इन स्प्रिंग, कि पक्षियों को भी दोबारा से नई ज़िंदगी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जीसस क्राइस्ट जो थे उन्हें दफन कर दिया गया था मारने के बाद, लेकिन वो फिर से पैदा हो, मतलब कि निकले थे, लोगों को उपदेश दिया था, जिसे गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। तो ये वही चीज़ है। तो उन्होंने कहा वैसे ही जैसे पेड़ मर गए, इन्हें दोबारा से रिसरेक्शन, दोबारा से इनमें लाइफ भर दो, दोबारा से इनमें जान ला दो। तो रिजरेक्शन का मतलब होता है कि दोबारा से लाइफ का आना, एक्ट ऑफ राइजिंग अगेन। तो दोस्तों ये आपकी इच्छा है कि आप इस एग्जाम्पल को रखें या ना रखें। एक्सप्लेन द मेटाफॉर इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ लाइन ऑफ स्टैंजा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि क्या मेटाफोर है। तो यहाँ पर आपको इससे ये बताना है, स्प्रिंग सीजन हैज़ बीन एड्रेस एज गॉड ऑफ मे, इन द फोर्थ लाइन द ट्रीज हैव बीन टेकन फॉर अ ह्यूमन बींग। तो दोस्तों इसमें एक मेन क्या चीज़ है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग सीजन है वो एड्रेस बताता है गॉड ऑफ मे, कि भाई ये तरस, भगवान इस पर तरस करे। ठीक है दोस्तों, एंड इन द फोर्थ लाइन, तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ लाइन क्या है, तो फोर्थ लाइन है मेक देयर डेड विंस विद स्विन ब्लड।
तो देखो दोस्तों ये फोर्थ लाइन है यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि मेक देयर डेड वेंस फ्लो विद ब्लड, कि उनके दोबारा ज़िंदगी भरो। तो इन द फोर्थ लाइन ट्रीज हैव बीन टेकन फॉर अ ह्यूमन बींग, कि उन्हें एक इंसान से कंपेयर किया है कि जैसे इंसान में दोबारा से खून का संचार होगा वैसे ही इनके अंदर भी संचार करो। तो उसकी पेड़ की कल्पना फोर्थ लाइन में एक इंसान से हुई है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मेटाफोर यही है कि एक मेटाफोर मतलब दोस्तों एक तरीके से बताऊँ तो आपको जैसे कि एक हास्य टाइप का या फिर किसी चीज़ से जोड़ना, जैसे कि मान के चलो पेन से इंसान की तुलना करना, ठीक है, तो इसमें हंसी आएगी ना, पेन कहाँ है इंसान का, तो वैसे ही पेड़ कहाँ है इंसान का। लेकिन ये मेटाफोर है जो फोर्थ लाइन है स्टैंजा में, जिसमें बताया गया गॉड ऑफ मे से उन्होंने बोला है कि मेक देयर डेड वेंस विद विंस फ्लो विद ब्लड, कि दोबारा से उनके संचार करो खून का। लेकिन पेड़ों में खून थोड़ा ना होता है, लेकिन समझ गए हम यहाँ पर हाँ कि भाई इंसान में जैसे खून चलता है तो इंसान जिंदा रहता है, तो उसी प्रकार से इनके अंदर भी दोबारा से ज़िंदगी लाओ। इज़ देयर एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिटी इन द पोइट्स टोन। यूनिवर्सलिटी मतलब होता है दोस्तों कि क्या ये यूनिवर्सिटी या दुनिया भर में या फिर पूरा विश्व ब्रह्मांड का एक इसमें एकता है। द पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम एंड इन्वोकेशन ऑफ स्प्रिंग है वाइडर मीनिंग। तो देखो दोस्तों इस पोएम से हम कई चीज़ों को समझ सकते हैं। ऑटम इज़ द पिक्चर ऑफ वाइड स्प्रेड माइजरी इन द वर्ल्ड, द पोइट बेग्स गॉड टू ब्रिंग द न्यू एज ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस पोएम को इससे भी जोड़ सकते हैं, जिस तरीके से एक मौसम ने पूरे पेड़ को पक्षियों को परेशान कर दिया है, उसी तरीके से आज दुनिया में कितनी अशांति है, पहले कितनी शांति थी, तो इस अशांति को दूर कर भगवान दोबारा से शांति रीस्टोर कर दे। तो यहाँ पर यही मतलब है। तो दोस्तों आई होप मैं आपको समझाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करी। इसके अलावा दोस्तों क्या सुधार हो सकता है वो बताइए प्लीज़, अपने कमेंट वैल्यूएबल कमेंट से मुझे फीडबैक दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आजकल एक बहुत गंभीर बीमारी चल रही है कोविड-19 दोस्तों, तो इससे आप क्या करेंगे, कोविड-19 में अपने आसपास ध्यान रखिए, ज़्यादा भीड़ से मत मिलिए जुलिए, अपने घरों में रहिए दोस्तों। इसके अलावा आसपास का ध्यान रखिए कि कोई भूखा ना सोए, कोई इससे बीमार ना हो। इसके अलावा दोस्तों आप अफवाहों से ज़रूर दूर रहें। कुछ भी जानकारी आपको पता करनी है तो इंडियन मेडिकल साइंस साइट से ही पता करें या फिर WHO की साइट से पता करें। अफवाहों से दूर रहें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।